मेरी बेटी अभी अभी जवान हो रही थी। यही उम्र होती है जब बच्चे उल्टी सीधी राह पकड़ लेते हैं और ये फिर भटक भी जाते हैं, और उनको भटकने में ज़्यादा देर नहीं लगती। मैं इसलिए परेशान थी क्योंकि मेरी एक ही बेटी थी और मुझे उसे अभी तक बहुत बचा बचा कर रखना पड़ता था, क्योंकि मेरे घर की समस्याएं कुछ ऐसी ही थी। उसे ट्यूशन जाने की परमिशन भी इसलिए दी जाती थी ताकि वो पढ़ाई अच्छे से कर सके, कुछ बन जाए। लेकिन मुझे आजकल उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसमें 2-3 ऐसे काम किए थे जो बिल्कुल भी नज़रअंदाज करने वाले नहीं थे, और आज जब मैं उसे रोज़ाना की तरह बाथरूम में जाते हुए देखा तो उसका हाथ खाली नहीं था। वह कुछ छुपाते हुए बाथरूम के अंदर लेकर जा रही थी। मैंने पहले से ही बाथरूम की कुंडी ख़राब कर दी थी ताकि मैं देख सकूं कि वह अंदर क्या करती है, लेकिन शायद उसको इस बात का पता नहीं था। वह बाथरूम में चली गई और थोड़ी देर के बाद जब मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपना सर पीटना शुरू कर दिया। वो मेरे पास आई और कहने लगी, मम्मी मेरी बात तो सुनो। लेकिन मैंने जो देखा था उसके बाद और क्या देखना रह गया था। मेरी बेटी ने तो अपने दोनों। मेरा नाम गौरी है और मेरी एक ही बेटी थी जिसका नाम मैंने कामना रखा था। मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन हकीकत थी मेरी बेटी। मेरा पति मुझसे उम्र में बहुत बड़ा था। जब मेरी उससे शादी हुई थी तब मैं सिर्फ कमज़ोर सी लड़की थी जो अपने माँ बाप के फैसलों के आगे अपना सर झुकाने के सिवा कुछ नहीं कर सकी। मुझे मेरी मर्ज़ी नहीं पूछी गई। बस ये देखकर रिश्ता तय कर दिया कि लड़के की अच्छी नौकरी है, जबकि वह लड़का नहीं, एक पूरा अधेड़ आदमी था। मैंने सब्र किया, खुद को तसल्ली दी कि शायद भगवान की इसमें कोई ना कोई लीला छुपी होगी। मेरी ज़िंदगी आसान नहीं थी। मेरे पति की ज़िंदगी की कई कई परतें थी और हर परत में मेरी परीक्षाएं छुपी हुई थी। मेरा सबसे बड़ा दुख ये था कि 5 साल तक मेरे कोई बच्चे ही नहीं हुए। वक्त गुजरने के साथ साथ ससुराल वालों के ताने बढ़ते गए। वो मुझे ऐसी नज़रों से देखते थे जैसे मैं बांझ हूँ, जैसे मैंने जानबूझकर उनके परिवार का चिराग जन्म देने से मना किया है। मैंने अपनी माँ से ये सब कहना चाहा, मगर वह कहती, सब्र कर बेटी, औरत का जेवर ही सब्र करना होता है। फिर 5 साल के बाद मेरी ज़िंदगी में एक खुशी आई। मेरी बेटी कामना मेरी गोद में आई तो यूँ लगा जैसे बरसों के दुख एक पल में मिट गए। लेकिन खुशी का ये पल भी ज़्यादा दिन तक टिका नहीं। डॉक्टर ने वो फैसला सुना दिया जो मेरे पति के लिए किसी बम से कम नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। अस्पताल के वार्ड में खड़े मेरे पति ने वह शब्द कहा जो मेरी आत्मा को जख्मी कर गया, मैं फिर दूसरी शादी कर लूँगा। उसकी जुबान पर एक पल को भी अफसोस नहीं आया। मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे। मैंने उस टाइम भी कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी कोई बात सुनने वाला है ही नहीं। लेकिन वक्त का फैसला कुछ और था। मेरे पति की उम्र इतनी हो चुकी थी कि उससे दूसरी शादी कौन करता भला, और गांव में भी उसके परिवार सारे बदनाम थे। इसलिए मेरे पति की दूसरी शादी तो नहीं हुई। धीरे धीरे उसका व्यवहार मेरे साथ बदलने लगा। उन दिनों मेरी बेटी कामना पढ़ने लगी थी और वो मेरे दिल का सुकून थी। मैं जब भी थकती तो उसके पास जाकर उसके नन्हे से हाथ को थाम लेती और मेरा हर दुख दूर हो जाता। उस बीच घर की समस्याएं भी संभलने लगी क्योंकि मैंने हिम्मत ना हारी। मेरी जिम्मेदारियां सिर्फ एक पत्नी और माँ की नहीं थी, मैं तो इस घर की रीढ़ की हड्डी बन चुकी थी। मेरे पति के घर वाले, जिनका मैंने हमेशा ख्याल रखा, मेरे सब्र की परीक्षाएं लेते रहते थे। उसकी माँ बहनें, सभी का बोझ मेरे कंधों पर था, और सबसे बड़ी परीक्षा उसकी 2 बहनें थीं जो शादी के बाद डिवोर्स लेकर दोबारा इसी घर में आकर बैठी हुई थी। उनके साथ उनके बच्चे भी थे। वह सब मेरे छत्र छाया में थे, मगर किसी ने भी मेरा धन्यवाद ना किया। मेरी ज़िंदगी सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी बीत जाती। सुबह की रोशनी फैलने से पहले मैं बिस्तर छोड़ देती और रात गए तक मेरे हाथ में काम का कोई न कोई बहाना ज़रूर होता। चूल्हा जलाती, बर्तन धोती, बच्चों की देखभाल करती, कभी किसी की इच्छाएं, कभी किसी के हुक्म, मगर मैंने कभी शिकायत नहीं की। मेरी सास को चाय वक्त पर चाहिए होती थी, नंदों को नाश्ता और मेरे पति को सुकून। मैंने खुद को कुर्बान कर दिया, मगर किसी ने मेरे एहसास को ना समझा। मैं कभी बीमार होती तो चुपचाप दर्द सह लेती क्योंकि मेरे लिए कोई फिक्र करने वाला था ही नहीं। कामना बड़ी होने लगी। वह खूबसूरत थी, तेज़ दिमाग थी, मेरे दिल का टुकड़ा थी। मैंने हमेशा चाहा कि वो मुझ जैसी ज़िंदगी ना बिताए और सुख से रहे, हंसे बोले, वह अपने लिए कोई सपना देखे। लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान ना थी। पति जो कभी मेरी परवाह नहीं करता था, वक्त के साथ साथ ज़्यादा बूढ़ा होता चला गया। वो मुझे सिर्फ उस वक्त याद करता जब उसे अपनी ज़रूरतें पूरी करनी होती। बाकी वक्त वह अपने गुस्से, अपने तानों में याद रखता। ये सब सहते सहते मैंने अपने अंदर की औरत को खो दिया। मैं बस गौरी ना रही, मैं एक जिम्मेदार औरत बन गई। एक ऐसी जिम्मेदार जिसे निभाया जा रहा था मगर उसे जीने का हक ना था।
मगर मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैं कामना के लिए ज़िंदा थी। वो मेरी रोशनी थी, मेरी उम्मीद थी। वो मेरी वो खुशी थी जिसे मैं दुनिया के ताने सहकर भी सीने से लगाया हुआ था। मुझे मालूम था कि मेरी परीक्षाएं अभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अपनी बेटी के लिए मुझे मजबूत रहना होगा। मेरी बेटी अब बड़ी क्लास में चली गई थी। वह पढ़ाई में बहुत तेज़ थी, लेकिन उसकी फ़ीस के लिए मेरा पति 1 रुपया नहीं देता। उसका कहना था कि उसकी बहनों की बेटियां अनपढ़ हैं और अगर मेरी बेटी पढ़ गई तो वे लोग भी मुझसे ज़िद करेंगे। उसे अपनी बेटी से ज़्यादा अपनी बहनों की बेटियों की फ़िक्र थी। मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे होते थे मैं कामना की पढ़ाई में लगा देती थी, लेकिन अब मैं घर छोड़कर बाहर जाकर नौकरी भी नहीं कर सकती थी। मैंने खुद से सवाल किया कि अब क्या करूं? आखिर मेरी बेटी की पढ़ाई कैसी चलती रहेगी? कामना की टीचर से बात की तो उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत तो हम स्कूल के फंड से कर देंगे, लेकिन आगे क्या होगा? आगे फ़ीस वगैरह भी जाएगी। आपकी बेटी बहुत समझदार और बहुत दिमाग की तेज़ है। उसे बोलो कि वो ट्यूशन पढ़ाए और अपने पढ़ाई का खर्चा खुद उठाए। ऐसे अपने पढ़ाई के लिए वो पैसे इकट्ठे कर सकती है। तुम्हारी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है। वो हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेकर आती है और इस तरह वह छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ाएगी तो उसके पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वे अपने कापी किताब का खर्चा तो निकाल ही सकती है। इस तरह कामना के टीचर के कहने पर मैंने घर में ट्यूशन के लिए बात की तो सबके मुंह बन गए। मेरे सास और पति ने अपना हाथ खड़ा कर लिया, कहा नहीं, घर में कोई नहीं आएगा, वैसे ही घर में बच्चे ज़्यादा हैं, हम लोगों का सर खप जाएगा और फिर बाहर के बच्चे आएंगे तो गंद फैलाएंगे और घर में हमेशा शोर और किचकिच रहेगा। ये सब बवाल छोड़ो, घर में उस लड़की को घरदारी सिखाओ, क्योंकि कामना घर में सबसे बड़ी है। अगर वह घर के काम करेगी तो उसको देखकर और बच्चे भी करेंगे। मैं अपनी सास और पति की बातों को सुनकर मायूस हो गई थी। वह तो मेरी बेटी को पढ़ने से ही मना कर रहे थे, तो भला ट्यूशन क्या पढ़ाती। अब तो मेरी बेटी के पढ़ाई के सारे रास्ते बंद होते नज़र आ रहे थे। अपने घर वालों की बात सुनकर मैं हार नहीं मानी। मेरे पास ऐसा कोई जरिया तो नहीं था, मगर मेरा एक भाई बाहर विदेश में रहता था। मैंने उससे कहा कि मुझे थोड़े बहुत पैसे हर महीने भिजवा दिया करो। उसके लिए शायद 150 रुपये के बराबर थे, लेकिन मेरे लिए कामना की पढ़ाई का सहारा बन सकता था। भाई ने कहा ठीक है, मैं हर महीने $60 भेज दिया करूँगा। मेरे लिए मेरे भाई का ये उपकार भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं था। मेरी बेटी की स्कूल की टीचर थी, वह मोहल्ले में ट्यूशन पढ़ाया करती थी। मैंने अपनी बेटी को उसी टीचर के पास भेज दिया। उसने मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए रख लिया और मेरी बेटी को वो पैसे भी देती थी। मेरी बेटी स्कूल से सीधा उसी ट्यूशन टीचर के घर पर चली जाती, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाकर शाम को ही घर लौटती थी। अब घर में पढ़ाने की टेंशन तो ख़त्म हो गई थी, पैसों की समस्या भी अब ख़त्म हो गई थी। मेरी बेटी का दिमाग तो वैसे ही बहुत तेज़ था, उसकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। अभी उसे वहाँ जाते हुए 10-15 दिन हुए थे। मेरे पति हमेशा मुझसे झगड़ा करता था। वह एक पल के लिए भी मुझ पर मेहरबान नहीं होता था। शादी के बाद ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये रिश्ता मेरे लिए किसी कैद से कम नहीं, लेकिन मैंने सब्र किया था, दिल को तसल्ली दी थी। शायद वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाए, शायद मेरे प्यार और सेवा से उसके दिल में मेरे लिए जगह बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब से उसे मालूम हुआ था कि मैं दूसरी बार माँ नहीं बन सकती, तब से जैसे उसने मुझ पर जुल्म करने की कसम खा ली थी। उसके हर बात में ताना होता, हर नज़र में मुझे शिकायत होती। वह बार बार कहता, क्या फ़ायदा तुम जैसी औरत का, जो एक बेटी के सिवा कुछ नहीं दे सकी। ये शब्द मेरी आत्मा तक में उतर जाती थी, लेकिन मैं चुप रहती। उसके घर वाले भी किसी से कम न थे, उनके रवैया में भी कोई बदलाव नहीं था। पहले थोड़ी बहुत मुझे इज्जत दे दिया करते थे, तो अब बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अब वह खुलकर अपनी नफरत मुझ पर निकाला करते थे। सास का कहना था, हमारे बेटे की किस्मत में एक बांझ औरत लिख दी गई। न जाने कौन कौन सा पाप किया था हमने। नंदे कहती, ऐसी औरत का क्या फ़ायदा जो पति को एक बेटा भी ना दे सके। मुझे याद है जब मेरी बेटी कामना पैदा हुई थी, तब भी खुशी के बजाय सब ने अफसोस ही किया था। किसी ने भी घर में खुशियाँ नहीं मनाई थी। सास ने बस इतना कहा था, चलो कोई नहीं, पहले औलाद है, बाद में बेटा हो जाएगा। मगर जब डॉक्टर ने कहा कि मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन सकूंगी, तो सब ने मुंह बना लिए थे, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। मेरा पति मुझे पैसे भी नहीं देता था। मेरे अपने भी कई खर्चे थे, वे कुछ भी नहीं देता था। मुझे अपनी धर्मपत्नी भी नहीं समझता था। घर के हर सदस्य की ज़रूरत को मैं पूरा करती, लेकिन जब मेरी बारी आती तो वह बहाने बनाने लगता। अगर मैं कुछ मांगती तो जवाब मिलता, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पैसा नहीं है। मैं अपनी किस्मत को रोती रहती। मैं एक एक रुपए के लिए तरसती रहती। अगर मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ खरीदना होता तो पहले कई दिन सोचती,
फिर हिम्मत करके बात करती, नतीजा हमेशा मुझे डांट फटकार और बेइज्जती ही मिलती। बेटी को इतना सर पर ना चढ़ाओ, औरत को ज़्यादा पढ़ा लिखा दिया जाए तो वो बिगड़ जाती हैं। कभी कभार तो बात हाथापाई तक पहुंच जाती। वह गुस्से में आकर मुझ पर बात बात पर हाथ उठा देता। मैं चुप से सह लेती क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं कहाँ जाती, किससे शिकायत करती। माँ बाप तो पहले ही मुझे इस घर में छोड़कर अपनी जिम्मेदारी ख़त्म कर चुके थे। भाई बहन तो अपनी अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। वह ज़्यादा से ज़्यादा हमदर्दी कर सकते थे, लेकिन मेरी ज़िंदगी नहीं बदल सकते थे। ये सब कुछ मेरी बेटी देखती रहती थी। कामना की आंखों में सवाल होते थे, मगर वह कभी जुबान पर नहीं लाती थी। शायद वो मुझसे पूछना चाहती थी कि माँ, तुम ये सब क्यों सहती हो, मगर मैंने उसे हमेशा सब्र और हौसला करना ही सिखाया था कि कोई गलत रास्ता मत पकड़ना, चाहे समस्याएं कितनी ही बुरी क्यों ना हो। मैंने उसे समझाया, अगर वह अच्छी पढ़ाई कर लेगी तो एक दिन उसकी सारी समस्याएं खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। अगर तुम्हारी पढ़ाई मुफ्त में हो गई तो फिर तुम्हें पढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। तुम पढ़ लिख जाओगी, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारी सारी ज़िंदगी संवर जाएगी। मैं बार बार उसे यही समझाया करती थी। वो मेरी बातें गौर से सुनती थी, लेकिन कभी कभी गुस्से में कह देती थी, माँ, आपकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है, फिर भी आप हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। मैं मुस्कुराकर जवाब देती, मेरी ज़िंदगी अब बाकी ही कितनी है बेटा। अगर तुम खुश रहोगी तो मैं तुम्हें देखकर खुश हो जाऊंगी। जो सपने मैंने देखे थे, जो ज़िंदगी में जीना चाहती थी, अब मैं चाहती हूँ मेरी बेटी पढ़ लिख जाए और वे सारे सपनों को हकीकत बनाए। कि मेरी बेटी और लड़कियों जैसी नहीं थी। वह हर बात को समझती थी, सुनती थी और एहसास रखती थी। मुझसे हमदर्दी रखती थी। हर मुश्किल टाइम में मेरे साथ खड़ी रहती थी। वह एक अच्छी और समझदार लड़की थी और बहुत दिमाग की तेज़ थी, और यही मेरी सबसे बड़ी खुशी थी। मेरे पति की मेरी तरफ से बेखबरी, नफरत, परेशानियां, सब कुछ सहने के बावजूद मैंने अपने हौसलों को टूटने नहीं दिया। मैं अपनी बेटी कामना को हमेशा अच्छी ही सोच दिया करती थी और उम्मीद दिलाती थी वह अपनी तकदीर खुद बदलेगी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी किसी मर्द की मोहताज ना रहे, वह किसी के जुल्म के आगे झुकने वाली ना बने। मैंने उसकी बुनियाद इतनी मजबूत कर दी थी कि वह कभी भी मेरे जैसे बेबस औरत ना बने। ज़िंदगी कुछ वक्त के लिए जैसे बराबर में आ गई थी। मेरी बेटी ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी और उसके इम्तिहान में अच्छे नंबर आ रहे थे, और मैंने भी अपने अंदर कुछ सुकून महसूस करना शुरू कर दिया था। मुझे लगा कि मेरे लिए शायद अब मुश्किल ख़त्म नहीं हुई, लेकिन कुछ आसानियां ज़रूर पैदा हो रही हैं। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बिगड़ने लगा। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि आने वाले दिन मेरे लिए कई नई परीक्षाएं लेकर आएगी। मैंने महसूस किया कामना की हरकतों में कुछ बदलाव आ रही थी। पहले तो मैंने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए बदलाव साफ दिखाई देने लगे। कामना जब ट्यूशन से वापस आती तो सीधा अपने कमरे में जाने के बजाय बाथरूम में चली जाती। पहले पहल मैंने ये सोचा शायद वो बाहर से आकर फ्रेश होना चाहती है, लेकिन फिर ये रोज़ की आदत बन गई। जैसे ही वह आती बैग एक तरफ फेंकती और सीधा बाथरूम में घुस जाती। ये सर्दियों के दिन थे, 5 बजे ही अंधेरा छा जाता था। जब तक वो ट्यूशन से आती, जब तक शाम ढल चुकी होती थी, मैंने खुद महसूस किया था कि वो बहुत देर तक बाथरूम में रहती है, लेकिन जबकि मैं पहले ही हजार तरह के फ़िक्रे पाले हुए थी, इसलिए मैंने इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन फिर मेरी नंद ने एक दिन ये आदत नोट कर ली। तुम्हारी बेटी ये क्या अजीब सी रूटीन बना रखी है, जैसे ही आती है सीधा बाथरूम में चली जाती है, एक एक घंटे तक अंदर बैठी रहती है। शाम का टाइम है, हर कोई नहाना धोना चाहता है और पूरे घर में एक ही बाथरूम है, बाहर निकालो उसे। मैं नंद की बात को पहले तो नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फिर खुद भी गौर करने लगी। मैंने कई बार दरवाजे पर कुंडी बजाई और जब बाहर निकली तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट को देखी, जैसे कुछ छुपा रही हो। मैंने गौर किया उसके हाथ में अक्सर कोई ना कोई चीज़ होती जिसे वह जल्दी छुपा लेती और सीधा अपने कमरे में चली जाती। ये सब कुछ मुझे उलझा रही थी, लेकिन मैं फिर भी कोई नतीजा पर नहीं पहुंच पा रही थी। शायद वो अपनी किसी चीज़ को संभाल रही हो, शायद कोई नई आदत हो, शायद कुछ और हो, लेकिन एक माँ के दिल में बेचैनी पैदा हो गई थी। मेरी सास और नंदों ने भी इस मामले पर बातें करनी शुरू करती थी, लेकिन उनका ध्यान किसी और तरफ ही जा रहा था। वह कामना के रवैये के बजाय उस टीचर को निशाना बना रही थी जिसके पास मेरी बच्ची बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाया करती थी। भाभी, वह टीचर ठीक नहीं है, उस टीचर का कई टीचरों से अफेयर है। मेरी नंद ने धीरे धीरे बातें करना शुरू कर दिया था। मैंने हैरानी से पूछा, तुमने गौर नहीं किया? लेकिन उसका घर बड़े अच्छे से चल रहा है, वह विधवा औरत है और उसके घर में इतनी महंगी गाड़ी है। उसके स्कूल की तनख्वाह क्या होगी, और क्या बच्चे के ट्यूशन से इतने पैसे आ जाते हैं कि वह औरत इतनी ऐश की ज़िंदगी बिता रही है? आखिर वह ये सब कैसे कर रही है?
मेरी सास ने भी इस बात में हाँ मिलाई। मोहल्ले में सब लोग उस टीचर के बारे में बातें करते रहते थे। उसका किरदार ठीक नहीं। ऐसी औरतों के पास तुमने अपनी बेटी को भेजना शुरू कर दिया है। तुमने गलत की। मैं उनकी बातों से उलझ गई। ये सच था कि वो औरत विधवा थी और उसका घर काफ़ी अच्छे से चल रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उस पर उंगली उठाई जाए। मैंने जवाब देने की कोशिश की, मोहल्ले में तो हर किसी के बारे में कोई ना कोई बुरी राय रखता ही है। इसका मतलब ये नहीं हर बात सच हो। बात ये नहीं, उस औरत की आमदनी तो इतनी नहीं है, फिर भी वो इतनी शानदार ज़िंदगी बिता रही है। तुम्हें सोचना चाहिए था कहीं वह गलत कामों में तो नहीं पड़ी हुई। और अगर ऐसी औरत है तो उसके पास तुम्हारी बेटी को भेजना बिल्कुल गलत फैसला है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद ये सब मोहल्ले की बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातें मेरे दिमाग में जगह बनाने लगी। जब से कामना ट्यूशन पढ़ाने लगी थी, मुझे पैसों की फ़िक्र तो नहीं थी। अब वो अपने पढ़ाई से अपने खर्चे पूरे कर रही थी। कुछ पैसे मुझे भी दे दिया करती थी। स्कूल में भी उसकी हर जगह तारीफ़ें हुआ करती थी। वह दिमाग की बहुत तेज़ थी, लेकिन ट्यूशन पढ़ाने से उसका दिमाग और तेज़ हो गया था। मैंने कई बार सोचा कि अगर मैं उसे इस चीज़ की परमिशन ना देती तो वह भी मेरी तरह घुट घुट कर मर जाती। लेकिन दूसरी तरफ उसकी बदलती हुई आदतें मुझे परेशान कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं वह ट्यूशन में किसी गलत संगत में पड़ गई थी? कहीं उस पर किसी का बुरा असर हो, वह कुछ छुपा रही हो? ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार घूमने लगी। मैंने कई बार पूछने की कोशिश की, कामना तुम ठीक हो ना? ट्यूशन में सब कुछ ठीक चल रहा है? वह हमेशा मुस्कुराकर कहती, मम्मी सब ठीक है। लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ बदलाव होता, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह ना पा रही हो। मैंने फैसला किया कि मैं खुद उस ट्यूशन टीचर से जाकर मिलूंगी। मुझे ही मालूम करना था कि वहाँ सच में हो क्या रहा है। क्या मेरी बेटी किसी दबाव में है या कुछ छुपा रही है? लेकिन एक और सवाल मेरे दिमाग में था, अगर वह टीचर ठीक नहीं थी तो मैं अपनी बेटी को वहाँ भेजने के बजाय क्या कर सकती थी? हमारे पास तो कोई और रास्ता नहीं था। अगर मैं ट्यूशन बंद कर देती तो कामना की पढ़ाई और तरक्की रुक जाती। मेरा एक सपना था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने, किसी आदमी की मोहताज ना रहे। मैं नहीं चाहती थी वह भी मेरी तरह बेबस ज़िंदगी बिताए। लेकिन अगर ये सब उसके साथ चल रहा है तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फिर मैं क्या करूँगी? ये सवाल मेरे दिल और दिमाग में बहुत तेज़ घूम रहे थे। मैं अपनी अगली चाल के बारे में सोच रही थी। मेरे दिल में पहले ही कई तरह के सोच चल रहे थे, लेकिन अब जब मेरे पति ने भी ये बात महसूस कर ली तो मेरा दिमाग और ख़राब हो गया। वह आदमी जो कभी अपनी बेटी की छोटी बड़ी बातों पर ध्यान नहीं देता था, अब अचानक से कामना की बदलती हुई हालतों पर ध्यान देने लगा था। आजकल कामना को क्या हो गया है? उसने अचानक एक दिन मुझसे पूछा। ये सुनकर मैं चौंक गई। उसके तरफ देखा। उसे कब से हमारी बेटी की फ़िक्र होने लगी, लेकिन फिर जल्दी समझ आ गया कि ये बात उसके कानों तक मेरी सास और नंदों ने पहुंचाई होगी। वे लोग कब से कामना के व्यवहार पर नज़र रखे हुए थे और अब ये सब मेरे पति को भी बता चुके थे। कुछ नहीं, बस पढ़ाई का दबाव होगा। मैंने बात को टालने की कोशिश की। नहीं, ये कुछ और है। उसने गंभीरता से कहा। यह पहला मौका था जब हम दोनों किसी एक समस्या पर एक जैसे सोच रहे थे। वो शायद सख्त मिजाज पति तो था, लेकिन वह भी अपनी बेटी के बदलते व्यवहार को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मैंने खुद को तसल्ली देने के लिए फ़ैसला किया, उस औरत के बारे में जानकारी हासिल करूं, जिसके घर में मेरी बेटी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाया करती थी। ये काम मुझे पहले करना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा था कि मोहल्ले की औरत है, पढ़ी लिखी है, वह अपने रोजी रोटी कमा रही है तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जब मैं उसके बारे में इधर उधर पूछना शुरू किया तो जो बातें सुनने को मिली वह ज़्यादा तसल्ली वाली तो नहीं थी। कोई कह रहा था उसके घर आदमियों का आना जाना है, तो कोई कहता था कि औरत ठीक नहीं, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं हुआ। जो मैंने अलग अलग लोगों से सुना था, मेरे दिल में एक अजीब सा शक पैदा होने लगा। क्या सच में वह औरत ठीक नहीं? क्या मैं अपनी बेटी को एक ऐसे माहौल में भेज दिया था जो उसके लिए ठीक नहीं था? मुझे लगा अब सबसे अच्छा यही होगा कि मैं खुद कामना से बात करूंगी। अगर वह किसी वजह से परेशान थी तो कम से कम माँ के सामने अपना दिल खोल सकती थी। रात के टाइम जब सब लोग अपने कमरों में जा चुके थे, मैंने उसके कमरे का धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। कामना बेटा, सो गई हो क्या? वह बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन जाग रही थी। मेरे बोलने पर वह थोड़ा सीधी होकर बैठ गई। नहीं माँ, मैं अभी जाग रही हूँ। मैं उसके पास बैठ गई और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। बेटा तुम ठीक हो ना? किसी बात से परेशान तो नहीं? उसने जल्दी से नामे सिर हिला दिया। नहीं माँ, सब ठीक है। मेरी पढ़ाई भी अच्छी जा रही है। ट्यूशन वाली टीचर भी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत सपोर्ट करती है। लेकिन मैं जानती थी कुछ न कुछ तो था जो वह छुपा रही थी।
उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह ना पा रही हो। बेटा, अगर कोई समस्या है तो तुम मुझे बता सकती हो। देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे लिए हमेशा चौकन्नी रहती हूँ। अगर तुम किसी मुश्किल में हो, अगर कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है तो प्लीज़ मुझे बताओ। लेकिन वह बार बार मना कर देती थी। ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ माँ, आप कुछ ना सोचा करो। मैंने गहरी सांस ली। क्या सच में ज़्यादा सोच रही थी या फिर मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी? ये सवाल था जो मेरे दिमाग में बार बार चल रहा था। वह मुझे अंदाज़ा तो हो गया था, आने वाले दिनों में मेरी परीक्षाएं ख़त्म नहीं होने वाली थी। मैं अपनी बेटी से पूछ पूछ कर थक चुकी थी। वो मुझसे कुछ तो छुपा रही थी, लेकिन मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं उगलवा पा रही थी। ना ही मैं उस टीचर के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल कर पाई थी, जिसके पास मेरी बेटी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाया करती थी। उसके बारे में जो कुछ मैंने सुना था, वो मेरे दिल को और ज़्यादा बेचैन कर रहा था। मेरे पास एक ही रास्ता बचा था, मैं खुद अपनी आंखों से देख सकूं कि हकीकत क्या थी। मुझे अपनी बेटी पर नज़र रखनी थी। अभी तक तो सबसे अच्छी बेटी थी। एक माँ का दिल अपनी औलाद की हर बात पर भरोसा करना होता है, लेकिन जब दिल में शक पैदा हो जाए तो सुकून कहाँ रहता है। मैंने सोचा कि जब तक खुद ना देख लूँ तब तक किसी नतीजे तक नहीं पहुँच पाऊँगी। मैंने कामना पर नज़र रखना शुरू कर दिया। वह ट्यूशन से आती सीधा बाथरूम में चली जाती और काफ़ी देर तक वहीं रहती। मैंने ये आदत पहले कभी उसमें नहीं देखी थी। कुछ लोगों की आदत होती है, वह बाथरूम में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, लेकिन कामना ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। अचानक से ही उसकी आदत क्यों बदल गई थी? यही तो सवाल था जिसने मुझे परेशान कर दिया था। अचानक से ऐसे थोड़ी किसी की आदतें बदल जाती है। एक दिन मैं चुप से उस पर नज़र रखनी शुरू की। जब वह ट्यूशन से वापस आई, मैं चुप कर उसे देखने लगी। उसके हाथ में कुछ था जो उसने अपने दुपट्टे में छुपाया हुआ था। जैसे ही वो वॉशरूम में गई, मैंने एकदम आगे बढ़ी। मैं चुप चुप से देख रही थी, इसलिए मुझे ठीक से समझ नहीं आया वे क्या लेकर जा रही थी, लेकिन अंदाज़ा तो हो गया था। जब मैंने उसे देखा तो हैरान रह गई। उसके हाथ में 2-3 नींबू थे। मैंने अपनी आंखों पर यकीन करने की कोशिश की। वह नींबू लेकर बाथरूम में क्यों जा रही थी? ये बात मेरे लिए अजीब थी, क्योंकि मेरी बेटी को खट्टी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ऐसा भी नहीं था कि थोड़े बहुत पसंद हो, कभी खा ले। उसको नींबू बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। अगर वह सच में नींबू खाने के लिए लेकर जा रही थी तो उसे छुपाने की क्या ज़रूरत थी? हमारे घर की रूटीन नहीं थी। हमारे घर हमेशा शरबत वगैरह पिया जाता। कोई बीमार होता इसलिए ही नींबू वगैरह लाया जाता। मेरे घर में खाने पीने में इतने चोचलेबाजी नहीं होते थे, वरना सिर्फ खाने पीने में दाल रोटी ही खाई जाती थी। मेरे ससुराल में खाने पीने की सारी चाबी मेरी सास के हाथ में रहता था। वह जो चीज़ चाहती थी घर में आती थी। नींबू वगैरह तो मेरी सास कभी नहीं लाती थी। फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आखिर कामना के पास ये नींबू कहाँ से आते हैं? और अगर उसके पास थे तो उसे छुपाने की क्या ज़रूरत थी? मेरी बेटी तो ट्यूशन पढ़ाने के सारे पैसे लाकर मेरे हाथ में दे देती थी। अगर वह खुद से नींबू खरीद रही थी तो फिर छुपा कर क्यों खाती थी? वह इस नींबू के साथ क्या कर रही थी? ये चीज़ मेरे समझ से बाहर थी। मेरे दिल की धड़कनें अब तेज़ होने लगी थी। ये सब आम बात नहीं थी या फिर कोई ऐसी हकीकत थी जो मेरी नज़र से ओझल थी। अब मुझे अपनी आंखों से ये देखना था कि वह उस नींबू के साथ क्या कर रही थी। मैं इस बात में कई दिनों तक उलझी रही थी। मेरी बेटी की हरकत पहले जैसी नहीं थी। ट्यूशन से आकर उसका सीधा बाथरूम में जाना, वहाँ काफ़ी देर लगाना, ये सब क्या था? ये सब मामूली बात नहीं थी। मेरे दिल में बहुत शक था। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब एक दिन मोहल्ले की एक औरत हमारे घर आ गई, वह सीधा मेरी सास के पास जाकर बैठ गई। मैंने अपने कमरे में थी, लेकिन जब मैंने उसकी बातें सुनी तो खुद को वहाँ जाने से ना रोक पाई। वह औरत कुछ अजीब सी बातें कर रही थी। उसकी बातें ऐसी थी जैसे वह कोई बड़ी राज की बातें बता रही हो। उसने अपनी आवाज़ थोड़ी सी धीमी रख ली थी। कहने लगी, आजकल लड़कियों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हम लोग पहले सोचते थे कि अगर चार दीवारी के अंदर बच्चियों को रखेंगे तो वह हर तरह की बातों से सुरक्षित रहेगी, लेकिन अब तो ज़माना इतना ख़राब हो चुका है। लड़कियां चार दीवारी में ही बैठकर न जाने क्या क्या गुल खिला लेती हैं। ये सुनकर मेरे हाथ पर जैसे सुन्न हो गए थे। ये तो मैं पहले भी सुन चुकी थी, ज़माना ख़राब हो चुका है। मैं तो घरेलू सी औरत थी, मुझे ज़्यादा पता नहीं था। पर सोचने लगी, क्या सच में आजकल माँ बाप भी अपनी औलाद की हिफाजत नहीं कर सकते? मेरी सास ने उस औरत की बातें बड़ी गौर से सुनी। वह भी कुछ परेशान हो गई थी। मैंने उनके चेहरे पर एक अजीब सा असर देखा, जैसे कि उस औरत की बातों पर वह पूरा यकीन कर चुकी हों। अंदर से डर भी रही थी। मेरी सास ने उस औरत से पूछा, क्या तुमने किसी के बारे में कुछ मालूम हुआ है? तुम ये सब क्यों कह रही हो? औरत ने सर हिलाया और बोली,
मैंने अपनी आँखों से देखा है कि कुछ लड़कियाँ जो बहुत शरीफ और मासूम नज़र आती हैं, वह भी छुपकर सब कुछ कर रही होती हैं, जो कभी हमने सोचा भी नहीं होगा। बस ये समझ लो, अगर किसी के घर में बेटी जवान हो जाए, तो माँ को हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए। मुझे उस औरत की बात सुनकर घबराहट हो गई। मेरी सास ने मेरी तरफ देखा और बोली, ये सब सुनकर तो सच में डर लग रहा है। मेरी पोती भी जवान हो रही है और कुछ दिनों से बहुत अजीब सी हरकतें कर रही है। ट्यूशन से आती है और जल्दी बाथरूम में घुस जाती है। तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? मोहल्ले की औरत ने कहा, उस पर नज़र रखनी चाहिए। जब तक तुम खुद उसे देख ना लो, कुछ भी यकीन नहीं किया जा सकता है। ये सुनते ही मेरी परेशानी दुगनी हो गई थी। मैं चुपचाप वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरे दिल में अजीब हलचल सी मची हुई थी। क्या सच में ऐसा हो सकता था कि एक माँ अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने रखे और फिर भी कोई गलत काम कर जाए? ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था। मैंने सोच लिया था, अब मैं और ज़्यादा चुप नहीं रहूँगी। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा और ठोस कदम उठाना होगा। मैंने फैसला किया कि मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगी। मैंने सोचा कि मैं रात के टाइम उसे खुलकर बात करूंगी या फिर चुपचाप उस पर नज़र रखूंगी और खुद देखूंगी वो बाथरूम में जाकर क्या करती है। एक माँ का दिल कह रहा था कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, लेकिन दूसरी तरफ वह सारी चीज़ें थी जो मेरे सामने थी, मेरी बेटी की बदलती हुई आदतें साबित कर रही थी। मेरी परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हर पल मेरा दिल किसी अनजाने डर में डूबता जा रहा था। मैं अपनी बेटी के चेहरे को देखती तो पहले की तरह हंसती मुस्कुराती नजर आती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे महसूस हो रहा था वह कुछ छुपा रही थी। मैंने फैसला किया, मैं खुद देखूंगी कि अंदर क्या करती है। लेकिन ये काम आसान नहीं था। वह हमेशा बाथरूम की कुंडी लगा लेती थी। अगर मैं दरवाज़ा खटखटाती, वह जल्दी ही होशियार हो जाती और शायद उस वक्त जो भी कुछ कर रही होती थी उसे रोक देती थी। इस सोच में मैंने एक तरकीब निकाली। मैंने चुपके से बाथरूम की कुंडी को तोड़ दी। ये कोई मुश्किल काम नहीं था। पुराने घरों में दरवाजे की कुंडियाँ अक्सर कमज़ोर हो जाती थी और हमारे घर में तो ऐसी कई चीज़ें पुरानी थी जो सालों से खराब पड़ी रहती थी। मैंने सोचा, अगर कुंडी टूट जाएगी तो घर के बाकी लोगों को यही लगेगा वह खुद ही कमज़ोर होकर टूट गई है, और इस तरह मुझे अपना मकसद हासिल करने का मौका भी मिल जाएगा। कुंडी टूटी नहीं थी, मैंने खुद ही तोड़ दी थी। जब कुंडी टूटी तो घर में सब ने यही कहा कि अपने आप टूट गई होगी। घर वालों को तसल्ली देने के लिए मैंने ये कह दिया, किसी को बुलवा कर ठीक करवा लो। अब उसमें क्या समस्या थी? टूटने की चीज़ थी, टूट गई। लेकिन मैं जानती थी हमारे घर में चीज़ें महीनों ख़राब पड़ी रहती थी और कोई ठीक नहीं करवाता था। सब लोग इसी तरह वक्त बिता लेते थे, लेकिन मरम्मत का खर्चा उठाने को कोई तैयार नहीं होता था। मौका था। मैंने अपने दिल को मजबूत किया और इंतज़ार करने लगी कि कब मेरी बेटी ट्यूशन से वापस आएगी और कब वो बाथरूम में जाएगी। जब वो घर आई तो पहले बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उस पर नज़र रखनी शुरू की, लेकिन फ़िलहाल मैं ज़्यादा खुलकर उस पर शक नहीं कर सकती थी। वह पहले की तरह तसल्ली में थी, जैसे कि उसमें कोई बदलाव ही ना हो। लेकिन फिर वही पल आया। मेरी बेटी धीरे से उठी, आसपास नज़र घुमा रही थी। साफ पता चल रहा था उसकी हरकतें बिल्कुल किसी चोर जैसी थी। वो या तो चोरी कर रही थी या फिर कोई गलत काम कर रही थी। मेरी नज़र भी उस पर थी। मैंने गौर किया, लेकिन मैंने साफ से नहीं देख सकी थी वह क्या था, मगर मुझे यकीन था वही चीज़ थी। हमेशा वह बाथरूम में लेकर जाती थी। वह बाथरूम में दाखिल हुई, लेकिन अंदर से कुंडी लगाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह पहले ही टूट चुकी थी। यही मौका था जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोल दिया और अंदर झांक कर देखा, और जो मंजर मैंने देखा वो मेरी सोच से बिल्कुल अलग था। मेरी धड़कनें बेकाबू हो रही थी, हाथ पसीने में भीग चुके थे। दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो गया था। जैसे मैंने दरवाजे को धकेला, अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें हैरानी से फैल गई। मेरी बेटी, जो हमेशा मासूम दिखती थी, उस वक्त बाथरूम के फर्श पर एक कोने में बैठी हुई थी। उसके हाथ में नींबू और सामान थे और कई सारी छोटी छोटी शीशियाँ रखी हुई थी। कुछ अजीब रंग के पाउडर थे, उनका न जाने वह क्या कर रही थी। वह नींबू का रस निकाल कर उन सभी में कुछ मिला रही थी, और वह बहुत ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रही थी। और एक छोटी सी बुक्स उसने हाथ में ले रखी थी, उसमें से शायद कुछ पढ़ रही थी। उन सभी चीज़ों को एक दूसरे में मिला रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। ये सब क्या था? मेरी बेटी आखिर ये सब क्या कर रही थी? और मेरी बेटी तो हर चीज़ बता दिया करती थी, और ये सब चीज़ें वह छुपा कर रही थी। आखिर ये सब क्या था? मुझे अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं बेकाबू हो रही थी। मेरा हाथ बेकाबू होकर उस पर आखिरकार उठ ही गया था। जबकि मैंने उस पर कभी हाथ नहीं उठाया तो वह चौंक गई। मैंने गुस्से में कहा, ये सब क्या कर रही हो तुम?
मेरी बेटी ने कहा, माँ पहले आप रिलैक्स हो जाओ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ जो गलत हो। मैं तो इन सब चीज़ों से एक्सपेरिमेंट कर रही थी और मेरा सारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है और बाथरूम की जगह काफ़ी अच्छी है और शांत है और यहाँ पर मुझे और भी सामान की ज़रूरत पड़ती है, फिर यहाँ आसानी से धो भी सकती हूँ। इसलिए मैंने ये जगह चुना है क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं और सभी के सभी शरारती हैं और फिर वो मेरा दिमाग खाते हैं। इसलिए यहाँ एकांत में बैठकर मैं सब एक्सपेरिमेंट करती हूँ जो मुझे स्कूल और कॉलेज में मिलता है और अब तक का सारा एक्सपेरिमेंट मेरा एक्सीलेंट हुआ है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और बहुत जल्द आपको स्कूल में भी बुलाया जाएगा। फिर तुम्हें अपनी बेटी की काबिलियत पर गर्व होगा और एक दिन देखना, मैं तुम्हें इस घर में घुट घुट कर जीने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें एक अलग घर में रखूंगी और हम दोनों माँ बेटी की एक अलग दुनिया होगी जहाँ पापा नहीं होंगे। जब ये सब बातें मेरी बेटी ने बताई, मैं उसे पकड़कर रोने लगी। मैंने कहा, बेटी, मैंने तुझे गलत समझा, इसलिए मैं तेरी जासूसी कर रही थी, मुझे माफ़ कर देना। मेरी बेटी भी मुझे पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, माँ, मैं तुम्हें इस घर में देखती रहती हूँ, तुम्हारे इस घर में दो कौड़ी की हैसियत नहीं है। मुझे बहुत रोना आता है आपकी हालत देखकर, सबसे ज़्यादा तब जब पापा आप पर हाथ उठाते हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ और पढ़ती हूँ ताकि मैं अपनी माँ को एक सुरक्षित जगह ले जा सकूँ। हम दोनों माँ बेटी बाथरूम से बाहर आ गए थे और उन सभी को मेरी बेटी ने धो दिया था। जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसे लेकर बाहर आ गई थी। हमने घर वालों से किसी से कुछ नहीं कहा। अब मुझे अपनी बेटी पर खुद से ज़्यादा भरोसा था। 1 महीने के बाद मेरी बेटी के स्कूल से कॉल आया था। उन लोगों ने कहा था, तुम्हारी बेटी को स्कूल के तरफ से बाहर जाने का मौका मिल रहा है और वहाँ पर इसको और तरह के रिसर्च करने का मौका मिलेगा और साथ में इसको सैलरी भी दी जाएगी। मैं ये बात सुनकर मेरा पैर तो ज़मीन पर ही नहीं टिक रहा था। आखिर मेरी मेहनत रंग लाई थी, मेरी बेटी कामयाब हो गई थी। मेरी बेटी मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और जब मैंने अपनी बेटी की कामयाबी अपने ससुराल वालों को सुनाया तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। आज तुम्हारी बेटी ने हम सब का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आज मेरी सास तो मेरी बेटी की वारी जा रही थी और रोने लगी, कहने लगी, मैंने आज तक उसके पढ़ाई के लिए कभी सपोर्ट नहीं किया, कभी कोई पैसे नहीं दिए। आज जो भी कुछ है मेरी पोती, वह सब कुछ अपनी मेहनत और लगन से है और ये सब जाता है उसकी माँ को, जो आज तक उसने घर में चूँ तक नहीं बोला। बहू, मैं आज तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं भी अपने सास के गले लग गई, जो कुछ भी हुआ, लेकिन आज मेरी बेटी कामयाब थी। मैं पिछले दिनों को भुलाना चाहती थी। मेरा पति तो शर्म से सर ऊपर नहीं उठा पा रहा था। उसने मेरी बेटी से माफ़ी मांगी और मुझसे भी माफ़ी मांगी और मेरी बेटी विदेश चली गई। उसका वहाँ पर 4 साल का कोर्स था, उसके बाद उसकी जॉब लगनी थी। आज मेरी बेटी कामयाब हो गई है। अब मेरे ससुराल वाले अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं और वो मेरे साथ रहना चाहते हैं। क्या हमें उन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए और अपने साथ रख लेना चाहिए? इस बारे में आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइए। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगी और उसके बाद ही कोई डिसीज़न लूँगी। और फिर मेरी वीडियो जहाँ से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और फिर शेयर करते हैं।